हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 5 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आई बटन में मैंने दे दिया है, आप उसे देख सकते हैं। और इसके रिलेटेड नोट आपको टेलीग्राम चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा में आपको मिल जाएंगे। अब आज हम करेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारा एक्चुअली होता क्या है, देखिए। जब आपको ऑर्डर्ड पेयर मिलता है 2,3 या -2,3 तो आप इसे क्या करते हैं, इसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में प्लॉट करते हैं। कैसे? 2 यहाँ हो गया, 3 आपका कहाँ हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो आप यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। ये पॉइंट है 2,3। उसी तरह से अगर आपको -2,3 मिल रहा है तो आप इसे कहाँ प्लॉट करेंगे, 1 2 3 यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट हो रहा है आपका -2,3। ठीक उसी तरह से जैसे हमने रियल ये ऑर्डर्ड पेयर को लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम x प्लस IY लिखते हैं तो इसके x और y कोऑर्डिनेट को भी हम x और y को भी हम ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से ले सकते हैं, x, y। अब ये x, y आप कहाँ पे प्लॉट करेंगे? अगर ये आपका x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लीजिए ये आपका x तो ये आपका y, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट P x, y हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + i3 ले लिया, तो यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर आपका बनेगा 2,3। तो ये आप कहाँ प्लॉट कर रहे हैं, यहाँ पे। अगर मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया -2 + i3 या 3i, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर -2,3 बन जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। अगर मैंने -2 -i3 ले लिया तो इसका मतलब ये आपका कहाँ पे बन रहा है, इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा -2, -3, तो ये आपका -2 और ये देख लीजिए आपका -3 यहाँ आ गया, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बन गया -2,3। ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है 2 + 4i, तो ये आपका कहाँ बनेगा, इसका ऑर्डर्ड पेयर 2,4, ये आपका वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। लेकिन अगर आपको ये मिलता है 2 - 3i, तो ये आपका कहाँ पे होगा, ये इसका ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है 2, -3, ये आपका फर्स्ट पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव है, मतलब ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 2 - 3 आपका कहाँ आएगा, यहाँ पे आ गया, ये बन गया 2, -3। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कॉन्जुगेट देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो कॉन्जुगेट दरअसल एक्चुअली होता क्या है, तो ये जो कॉन्जुगेट इसी से रिलेटेड है। तो ये जो हमने एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस, x', ये O, ये y ये हमारा एक्सिस है। दरअसल कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम प्लॉट करते हैं तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ये x', ये हमारा बन जाता है रियल एक्सिस। ठीक है। और y एक्सिस जो होता है ये हमारा बन जाता है इमेजिनरी एक्सिस। और ये जो प्लेन है, जैसे ये 2D प्लेन है हमारा, XY प्लेन जो है, इस प्लेन को हम बोलते हैं Z प्लेन बोलेंगे, या इसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे, या इसे हम बोलेंगे आर्गन प्लेन। तो इन नाम से इन्हें जाना जाता है। अब इस प्लेन के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया P, जिसका कोऑर्डिनेट x, y है। दरअसल ये क्या हो रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x + iy। अब अगर मैं इसका इमेज बनाऊं तो मान लीजिए x एक्सिस मेरा एक मिरर की तरह काम कर रहा है, और मैं इसका अगर इमेज बनाऊं तो ये इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा, और ये क्या होगा, Q, जिसका कोऑर्डिनेट x, -y हो जाएगा। तो ये जो इमेज बना इस पॉइंट P का, ये दरअसल क्या बनेगा, अगर मैं इसे इस ऑर्डर्ड पेयर से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखूं तो x - iy होगा। तो आपको याद होगा कि z का कॉन्जुगेट लेने से हमें यही मिलता था। तो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ये मीन करता है कि वो उस पर्टिकुलर पॉइंट का अगर ऑर्डर्ड पेयर में लेते हैं तो वो उसका मिरर इमेज है। और मिरर कौन
मिरर कौन बन रहा है, हमारा एक्स एक्सिस मिरर का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्जुगेट के पीछे कॉन्सेप्ट। अगर कोई पॉइंट हमारा, मान लीजिए कि हमने एक ऐसा पॉइंट ले लिया, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया ये -2 + 3i, ये हमने ले लिया, तो ये पॉइंट कहाँ बन रहा है, 2 यहाँ -2 हो गया, 3 हमारा 1 2 3 यहाँ पे आ गया, तो ये बन गया मेरा -2, 3। और इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो ये इमेज यहाँ पे बनेगा। ये आपका इधर x तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन y का वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगा -3। तो ये एक्चुअली क्या बन रहा है, -2 - 3i। तो ये अब वापस आपका क्या बन गया, z का कॉन्जुगेट बन गया। तो सीधा सीधी यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कॉन्जुगेट दरअसल क्या होता है, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसका मिरर इमेज होता है। ठीक है, इसके साथ हमने यहाँ पे मॉडुलस भी देखा था लास्ट वीडियो में। तो मॉडुलस को भी हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम किस तरह से दिखा सकते हैं। मान लीजिए ये हमने फिर से एक्सिस मान लिया, ये हमारा रियल एक्सिस है, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस y है, y', ये हमारा ओरिजिन है। अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट पकड़ लिया, कंसीडर किया ये p, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है x, y। अब इस पॉइंट से अगर मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं मैं यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या बन रहा है, x, ये वाला डिस्टेंस हमारा y बन रहा है। और अगर हमने इसको r मान लिया तो ये r पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये हमारा क्या बन जाएगा, x² + y², क्योंकि ये जो ट्राइंगल हमारा फॉर्म हुआ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में r, ये जो OP है, OP एक्चुअली हमारा किसका वैल्यू दे रहा है, r का। और ये r हमारा दरअसल क्या हो रहा है, √x² + y² हो रहा है, जो कि एक्चुअली हमें मॉडुलस ऑफ z का वैल्यू दे रहा है। क्योंकि हमने ये पॉइंट P जो लिया है वो क्या है, z = x + iy है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमारा एक्चुअली क्या होता है, OP होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारा ये x, y इसका कोऑर्डिनेट था। लेकिन अगर मैं इसी ट्राइंगल को मान के राइट एंगल ट्राइंगल में अगर cos थीटा का वैल्यू निकालना चाहूं, तो यहाँ पे देखिए बेस का काम हमारा कौन कर रहा है, x कर रहा है, परपेंडिकुलर का काम हमारा y कर रहा है, और हाइपोटेन्यूज का काम हमारा यहाँ पे r कर रहा है। तो cos थीटा = कितना होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब x/r। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, x = r cos थीटा बन जाएगा। उसी तरह से अगर मैं साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहूं तो साइन थीटा = हमारा यहाँ पे कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा y है, हाइपोटेन्यूज हमारा r है, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकल के आएगा r sin थीटा। ठीक है, तो अब हमारा असल में कॉम्प्लेक्स नंबर था कितना, z = x + iy हमने कंसीडर किया था। अब हमने यहाँ पे x का वैल्यू कितना निकाला है, r cos थीटा निकला हमारा। उसी तरह से हमने y का वैल्यू क्या निकाला, r sin थीटा निकाला। अब देखिए इन दोनों में से हम r कॉमन ले सकते हैं। तो r अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा r cos थीटा i sin थीटा। r हमारा बाहर है, अंदर ये बन गया। तो देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा x और y में था और अब ये r और थीटा में आ गया। तो x, y जो सिस्टम होता है वो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, और r, थीटा जो है ये हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में भी हम इस पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं ये क्या करता है, ये इसका लोकेशन बताता है। जैसे हम यहाँ से यहाँ तक x आएंगे, यहाँ से यहाँ तक y जाएंगे, तब ये पॉइंट हमें Px, y मिलेगा। वेयरएज अगर हमको ये डिस्टेंस पता हो और ये एंगल पता हो तब भी हम इस पॉइंट के पास पहुंच सकते हैं। जैसे ये वाला मान लीजिए हमारा ओरिजिन से ये हमारा पॉइंट है, अगर हमको ये एंगल पता चल जाए कि इसे इतना रोटेट करना है और ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए तो हम इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो ठीक यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट फॉर्म बना, ये नया पोलर फॉर्म जो फॉर्म बना इसे हम पोलर फॉर्म बोलेंगे, और इसमें कोऑर्डिनेट जो होता है, पैरामीटर जो होता है वो होता है हमारा r, थीटा। अगर r और थीटा पता है तो हम इस पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा z जिसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब ये जो r और थीटा है इसके भी नाम है। r तो आपका मॉडुलस बन गया और थीटा को हम बोलते हैं आर्गुमेंट। तो देखिए थीटा हो गया हमारा क्या बन गया, ये आर्गुमेंट। अब ये देखिए ये कहीं पे भी हो सकता है। अगर ये हमारा यहाँ पे हुआ पॉइंट तो यहाँ पे ये एंगल बनाएगा ट्राइंगल, ये वाला एंगल होगा
भाई ये वाला एंगल हम पकड़ेंगे। इस तरह से ये जहां भी होगा इस तरह से एंगल लेगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो दरअसल यहाँ पे होता क्या है कि ये जो एंगल है इसको हम बोलते हैं, दरअसल यहाँ पे ये होता क्या है, ये जो एंगल है इसे हम बोलते हैं आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसे हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम इसे बोलते हैं। अब ये जो आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड के बारे में हमको जानना है, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या था कि उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता था, ठीक वैसे ही यहाँ पे आर्गुमेंट का भी प्रिंसिपल वैल्यू होता है। तो आर्गुमेंट का एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है उसे हम कंसीडर करते हैं -π से लेके +π तक। देखिए हम यहाँ से पकड़ रहे हैं -π से लेके, अगर थीटा का वैल्यू पाई के अंदर आया, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से स्टार्ट होके अगर यहाँ तक पहुँचता है, मतलब ये जो है ये इस तरह से इधर घूम के यहाँ तक इधर जाएगा और वापस इधर से घूम के ये वापस इधर आएगा, ठीक है, लेकिन ये क्रॉस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे विद इन दिस इंटरवल अगर होता है तो इस आर्गुमेंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। अब देखिए इस आर्गुमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक चार्ट है, इस चार्ट को आपको देखना है। देखिए मान लीजिए कि मैंने यहाँ लिखा इसका आर्गुमेंट अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड वर्किंग रूल टू फाइंडिंग आर्गुमेंट। अगर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर होता है और p बी द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है, जैसे हमने बोला कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम p से एक्सप्रेस कर सकते हैं, पॉइंट के हिसाब से दिखा सकते हैं, देन आर्गन प्लेन, देन आर्गुमेंट ऑफ z कितना होगा, ये आपका 0 होगा। कब, जब z इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। अगर मैंने z इज इक्वल टू सबसे पहले सिर्फ 2 पकड़ लिया प्लस i इंटू 0 पकड़ लिया, अब बताइए इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट कितना होगा, 2,0 होगा। ये पॉइंट कहाँ लाइज करेगा, ये पॉइंट आपका P यहाँ पे लाइज कर रहा है 2,0, तो ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो इसका मतलब अगर z का वैल्यू रियल नंबर होता है सिर्फ, तो ये आर्गुमेंट आपका कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर यही आपका z इस तरह का ना होके -2 प्लस आई इंटू 0 हो जाए, तो ये आपका कोऑर्डिनेट कितना होगा, -2,0 होगा। तो ये पॉइंट आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये 1 2 अगर यहाँ पे आ रहा है -2,0, तो इसका आर्गुमेंट कितना हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री। इस केस में आर्गुमेंट बन जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बन जाएगा। अब अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 0 प्लस आई हो जाता है, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना बन रहा है, 0,1 बन रहा है, तो ये पॉइंट कहाँ लाइज करता है, ये पॉइंट तो आपका y एक्सिस में लाइज करता है। मान लीजिए यहाँ पे लाइज कर रहा है 0,1। अब ये एंगल जो बनाएगा वो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस केस में आपका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आर्गुमेंट इस केस में आपका बन जाएगा π/2। वेयर अगर z का वैल्यू अगर यहाँ पे आपका बन गया मान लीजिए 0 माइनस आई, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपका कितना बन रहा है, 0,-1 बन रहा है। ये पॉइंट आपका कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, नेगेटिव y एक्सिस पे आ रहा है। अब ये नेगेटिव y एक्सिस पे है तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है, -π/2। तो इस केस में आपका आर्गुमेंट कितना बन जाएगा, इस केस में आर्गुमेंट आपका बन जाएगा -π/2, ठीक है। तो यही चार्ट में हमारा यहाँ पे समझाया गया है कि आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब z इज ए पॉजिटिव रियल नंबर। पाई कब होगा, जब z इज ए नेगेटिव रियल नंबर। 0 होगा जब पॉजिटिव रियल नंबर, पाई होगा जब आपका नेगेटिव रियल नंबर होगा, और π/2 कब होगा, जब z आपका प्योरली इमेजिनरी, मतलब उसमें सिर्फ इमेजिनरी क्वांटिटी होगा, रियल पार्ट उसमें नहीं होगा, मतलब ये आपका पॉजिटिव y एक्सिस पे लाइज करेगा। -π/2 आपको कब मिलेगा, जब z आपका प्योरली इमेजिनरी होगा लेकिन ये नेगेटिव y एक्सिस पे लाइज करेगा। और आर्गुमेंट आपका अनडिफाइंड होगा अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, क्योंकि आप 0 मतलब आप कहाँ पे हैं, एकदम ओरिजिन पे 0 0, यहाँ पे ये आप बता नहीं सकते कि इसका एंगल कितना है, तो इस केस में ये क्या होगा, आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए
अगर मान लीजिए ये तो था हमारा कि कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये कौन सा फॉर्म में है, ये तो शायद आपका इस फॉर्म में हो, या तो रियल पार्ट आपका रहे और इमेजिनरी पार्ट जीरो हो, या तो इमेजिनरी पार्ट रहे रियल पार्ट आपका जीरो हो। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई तो है, साथ ही साथ आपका x का वैल्यू भी जीरो नहीं है और y का वैल्यू भी जीरो नहीं है। अगर इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर मिले तो उसके आर्गुमेंट हम कैसे निकालेंगे वो अब हम देखेंगे। तो उसके आर्गुमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी टेक द एक्वेट एंगल अल्फा, हम एक अल्फा एक्वेट एंगल पकड़ेंगे जो कि लेस देन 90 डिग्री है, सच दैट टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, यहां से हम अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारा बन जाएगा, अगर z हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो आर्गुमेंट होगा आपका अल्फा, z अगर आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो आपका आर्गुमेंट होगा पाई माइनस अल्फा, अगर z आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो आपका आर्गुमेंट होगा माइनस पाई प्लस अल्फा, और अगर z आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो आपका आर्गुमेंट होगा माइनस अल्फा। अब इस एंगल को कैसे निकाला गया है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो इसको समझने के लिए दरअसल हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया एग्जाम्पल के लिए, वो है z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए, किससे कंपेयर करेंगे, x प्लस आई वाई से। तो यहां आपका x का वैल्यू होगा +1, y का वैल्यू होगा +1। तो इसका मतलब ये आपका कहाँ गिर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया 1,1। अब इसे अगर आप ड्रॉ करते हैं तो यहाँ आपका ये ट्राइंगल बनेगा और ये आपका एक्वेट एंगल अल्फा बनेगा। तो ये वाला क्या है, एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बना रहा है, तो आर्गुमेंट आपका कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। तो यहाँ आपको बोला क्या गया था कि लेट हम पकड़ेंगे अल्फा बी द एक्वेट एंगल, एक्वेट एंगल, और यहाँ हम कैलकुलेट क्या करेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। अब आपका y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है, तो ये आपका बनेगा 1, और 10 कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से आपका पाई का वैल्यू कितना आ रहा है, अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है, पाई बाई 4। और ये आपका कहाँ लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये एंगल कितना है आपका, अल्फा है। तो आप सिंपली लिखेंगे कि सिंस z लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो आर्गुमेंट आपका कितना हो रहा है, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 4 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये चीज आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, z इज इक्वल टू -1 प्लस आई कर दूं। तो अब जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो x प्लस आई वाई होगा, इस बार आपका x का वैल्यू -1 होगा और y का वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। अब मैं पूरा प्रोसेस नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको प्लॉट करूँगा तो इस बार ये पॉइंट आपका -1 यहाँ, +1 यहाँ, तो y का वैल्यू, तो ये ट्राइंगल जो बनेगा आपका कुछ ऐसा बनेगा। इस बार ये एंगल बन रहा है अल्फा, यहाँ पे ये एक्वेट एंगल है, लेकिन हमको ओरिजिनली एंगल तो निकालना है ये वाला। तो ये एंगल कितना हो रहा है, क्योंकि आपका ये पूरा कंप्लीट एंगल कितना है, पाई है, और इसमें से अगर आप अल्फा माइनस कर देते हैं तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचेगा, इसीलिए पाई माइनस अल्फा। इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आएगा, क्वाड्रेंट में जब रहेगा तो आपका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, आपका आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा पाई माइनस अल्फा। आपने अल्फा का वैल्यू निकाला था, यहाँ पे पाई बाई 4 हो रहा था, तो इस केस में आपका कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/1 आपका मॉडुलस में 1 आएगा और 10 का 45 डिग्री का वैल्यू आपका 1 होता है। तो ये बन जाएगा आपका आंसर, दैट इज 3 पाई बाई 4। देखिए इसके अलावा अगर फिर से आपको ये -1 माइनस आई दे दे, अब इस केस में अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे x प्लस आई वाई जब आप लिखेंगे तो x का वैल्यू आपका -1 होगा और y का वैल्यू भी -1 होगा। ये दोनों ही नेगेटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। मान लीजिए ये आपका बनेगा यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, ये पॉइंट -1 आ रहा है। अब ये एंगल जो है ये है एक्वेट एंगल अल्फा, लेकिन आप तो x और इनिशियल लाइन के साथ में एंगल निकाल रहे हैं, ये वाला एंगल आपको चाहिए।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कंप्लीट एंगल जो है वो कितना है आपका, ये है -पाई। इसमें से आप अल्फा को छोड़ दीजिए, ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा। मतलब -पाई के साथ में अगर आप अल्फा ऐड कर देते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस केस में आर्गुमेंट ऑफ जेड आपका कितना होगा, -पाई प्लस अल्फा। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो आपका आर्गुमेंट होगा -पाई प्लस अल्फा। ठीक उसी तरह से अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाए, मतलब z इज इक्वल टू आपका +1 -i हो जाए, तो ये आपका x प्लस आई वाई जब आप कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू होगा आपका +1 और y का वैल्यू होगा आपका -1। तो ये किस क्वाड्रेंट में गया, अब ये देखिए x का वैल्यू +1, y का वैल्यू -1, ये आपका यहाँ आ रहा है। इस केस में अगर आप एक्वेट एंगल लेंगे तो आपका एक्वेट एंगल ये होगा। तो ये जो एंगल है आप यहाँ से लेके यहाँ तक जो जा रहे हैं वो क्या जा रहा है, आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये एंगल कितना होगा आपका, -अल्फा होगा। इसीलिए यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर आप निकालते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये आपका -अल्फा होगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसके ऊपर हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के सम। तो चलते हैं एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है मॉडुलस एंड आर्गुमेंट दोनों ही निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया गया है -1 -i√3। इसका आपको मॉडुलस एंड आर्गुमेंट दोनों ही निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिख लेंगे यहाँ पे z इज इक्वल टू -1 -i√3 और इसको हम कंपेयर करेंगे x प्लस आई वाई से। अब यहाँ पे x का वैल्यू आपका होगा -1, y का वैल्यू होगा आपका -√3। तो आप यहाँ पे पकड़ेंगे लेट अल्फा बी द एक्वेट एंगल सच दैट, किस हिसाब से, सच दैट tan अल्फा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। अब आप यहाँ पे y का वैल्यू डाल दीजिए -√3 -1, तो ये आपका बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपका √3। मॉडुलस है बोल के ये पॉजिटिव हो जाएगा। tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो हम यहाँ π/3 लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, π/3 आ गया। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू नेगेटिव है, y का वैल्यू भी नेगेटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में गिरता है, x और y नेगेटिव हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस z लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट, सो आर्गुमेंट ऑफ z हो जाएगा हमारा, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पे -पाई प्लस अल्फा। अब -पाई है, अल्फा का वैल्यू हमारा कितना है π/3, तो ये हमारा हो जाएगा -2π/3। अब देखिए यहाँ मॉडुलस निकालने के लिए बोला था। मॉडुलस का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू होता है, हमारा फॉर्मूला था √x² प्लस y²। अब यहाँ पे x कितना है, x का वैल्यू है -1 होल स्क्वायर प्लस -√3 होल स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा 1 + 3 दैट इज √4 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, ये है आपका -√3 प्लस i। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में पहले इसे z पकड़ लेंगे। लेट z इज इक्वल टू, हमने पकड़ लिया इसे -√3 प्लस i, इसे कंपेयर कर लीजिए x प्लस आई वाई से। अब यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा -√3 और y का वैल्यू हो जाएगा +1। अब आप पहले मॉडुलस ऑफ z निकाल लीजिए, मैं पहले मॉडुलस ऑफ z ही निकाल लेता हूँ। तो ये हो जाएगा √x² प्लस y², यहाँ बिठा दीजिए। रूट के अंदर ये आपका -√3 है, -√3² 1², ये आपका बन जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू √4 और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2। अब हमें आर्गुमेंट निकालना है, तो हम पकड़ेंगे लेट अल्फा बी द एक्वेट एंगल सच दैट, किस हिसाब से, tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया हमारा यहाँ पे
मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। अब यहाँ पे आप y का वैल्यू बिठा दीजिए, 1 है, x का वैल्यू है √3 माइनस √3, तो ये आपका आएगा 1/√3। 1/√3 मतलब टेन कितना डिग्री, टेन 60 डिग्री से 30 डिग्री, तो π/6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें अल्फा का वैल्यू मिल रहा है π/6। अब ये आपका x जो है वो है आपका नेगेटिव, y है पॉजिटिव, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम लिखेंगे सिंस z lies on second quadrant, सो आर्गुमेंट ऑफ z हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। तो पाई माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू है आपका π/6, तो ये आ जाएगा आपका 5π/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से लेके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको पोलर फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म में आपको सॉल्यूशन करके निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपको पोलर फॉर्म बनाने के लिए दिया है। z इज इक्वल टू हमने पकड़ लिया 1 माइनस आई है, इसको भी आप सेम करेंगे, एग्जैक्टली सेम करेंगे और हम पोलर फॉर्म में लिख सकेंगे। x प्लस आई वाई अगर हम मान लेते हैं तो यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 1, y का वैल्यू हो जाएगा -1। तो आप पहले मॉडुलस ऑफ z निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2। उसके बाद आप यहाँ पे पकड़ लीजिए, लेट अल्फा बी द एक्वेट एंगल सच दैट कि टेन अल्फा जो है उसका वैल्यू कितना होगा, मॉडुलस ऑफ y/x। तो यहाँ y का वैल्यू है -1, x का वैल्यू है 1, तो ये आपका 1, तो ये बन जाएगा आपका 1045 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा π/4। तो हम बोलेंगे कि सिंस z जो है, देखिए x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो ये कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंस z लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो आर्गुमेंट ऑफ z हमारा कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा आपका -π/4। अब यहाँ पे आपको पोलर फॉर्म में निकालने के लिए बोला था, और पोलर फॉर्म हमें पता है कि अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो पोलर फॉर्म हमारा होगा r cos थीटा प्लस i sin थीटा होगा। थीटा आपका आर्गुमेंट है, r आपका मॉडुलस है, तो आप सीधा यहाँ पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये था, हम लिखेंगे नहीं इसको, हम डायरेक्टली लिखेंगे। r का वैल्यू कितना है आपका √2 बिठा दीजिए, cos यहाँ पे थीटा का वैल्यू मतलब आर्गुमेंट है वो कितना है -π/4 प्लस i sin -π/4, ये आ गया आपका इसका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है z इज इक्वल टू -1 प्लस आई, इसे हमें पोलर फॉर्म में लेके जाना है। सेम प्रोसेस, वही काम करना है आपको। x प्लस आई वाई पकड़ेंगे, x का वैल्यू -1 होगा, y का वैल्यू हमारा +1 होगा। हम मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे, रूट ओवर ये कितना होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। यहाँ आप वैल्यू डाल दीजिए, -1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा √2। अब लेट मान लीजिए अल्फा बी द एक्वेट एंगल, ठीक है, सच दैट टेन अल्फा इज इक्वल टू आपका कितना होगा, मॉडुलस ऑफ y/x। यहाँ आपका होगा 1/-1 इज इक्वल टू 1, मतलब 1045 डिग्री हो जाएगा, ये 10π/4। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा π/4। अब यहाँ ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सिंस z लाइज, क्योंकि x नेगेटिव है आपका, y पॉजिटिव है, सिंस z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में है,
तो आप क्या लिखेंगे, आर्गूमेंट ऑफ जेड जो है वो कितना होगा, पाई माइनस अल्फ़ा, दैट इज़ पाई माइनस पाई बाई 4, तो ये आपका बन जाएगा 3 पाई बाई 4। ठीक है, अब द रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हम क्या लिख देंगे, z इज इक्वल टू आर का वैल्यू है √2 और cos थीटा मतलब आर्गूमेंट है हमारा 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दिया गया है z इज इक्वल टू, हमने पकड़ लिया i, इसको हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए ये i है, मतलब x प्लस आई वाई अगर देखें तो यहाँ आपका x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1 है। हम इतना लंबा यहाँ पे नहीं करेंगे इसको, आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का है। आप यहाँ पे देखिए मॉडुलस अगर आप पहले निकालते हैं तो इसका मॉडुलस कितना होगा, √0² प्लस 1² इज इक्वल टू कितना होगा, √1, दैट इज 1 होगा। और i जो है वो आपका कहाँ लाइज करता है, i आपका जो है वो 1 जो है ये पॉजिटिव y एक्सिस में लाइज करता है, तो आर्गूमेंट आपका इसका पाई बाई 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ आर्गूमेंट ऑफ z जो है वो एक्चुअली कितना है, पाई बाई 2 है। तो इसका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म हो जाएगा 1 cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। बस मैंने क्या कि हमें पता है कि r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ये पोलर फॉर्म होता है, और हमने थीटा का वैल्यू देखा कितना है, पाई बाई 2 है, और आर का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हम सिंपली इसे बिठा देंगे और ये हमारा आ जाएगा। तो ये था हमारा वीडियो ऑन एक्सरसाइज 5.2। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।